बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आबिद साकी साहब, जनाब कल्ब हसन साहब और जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान बार के बहुत काबिल एहतराम ज़ुमा और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान भर से पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़ के अकाबरीन, दानिश्वर हजरात, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का इस लिहाज से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपने खलूस और एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान भर से यहाँ पर एक नुमाइंदा इजलास का एहतमाम किया और एपीसी से पहले प्री एपीसी का इंतज़ाम किया, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और तासीन पेश करता हूं। तमाम बुजुर्गों और भाइयों ने बड़ी तफसील के साथ उस एजेंडा के ऊपर अपनी राय पेश की, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको रेपिटेशन करके आपको बोर करूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जो बातें आज यहां पर की गई, चाहे वो जजेस के इंतखाब के हवाले से कि उनका क्या मेयार होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत, ईमानदारी का बेंचमार्क होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी ज़ाती पसंद नापसंद से वो बालातर हों, और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहाँ पर रखा और शहरी आज़ादियों और बात करने के हक़ के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज़्यादा आज के हवाले से कोई और इम्पोर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ख़ानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम इस बात की मोतरफ़ है कि इस बाग में इनके ख़ानदान के ज़ुमा का खून शामिल है। इसी तरीके से यकीनन बलूचिस्तान में, केपीके में और पंजाब में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमारे पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने और पंजाब के अवाम ने बहुत गरां कदर खदमात और कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका इस मुल्क की तारीख़ में हमेशा ज़िक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पहली बात तो ये है कि आज चूंकि बार के यहाँ पर स्टार्स बैठे हैं और स्टार पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नज़रिया ज़हूरत को इंट्रोड्यूस करवाया।
اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان، جن کے جواں بیٹے کی ان کی وہ انتقال کر گئے، اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعائے خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی. اور پھر آج کے زمانے میں جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ ان 73 سالوں میں یہ گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا، اور پھر ان کے دفاع کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کام سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا، وہ شاید اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہ ہو سکا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے ججز بھی دیکھے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، مجھے عدلیہ کے ہم سب کو احترام ہے اور منصفوں کا ہم سب کو احترام ہے، لیکن وہ چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا اور آئین میں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ یہ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، یہ ہے وہ دل خراش واقعات، یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ، جو کہ بدقسمتی سے اگر ہم دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے. لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب ماضی میں رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں. آج ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. اور جس طرح میں نے جن عظیم ججوں کا نام لیا اور ان ججز کا جنہوں نے پھر خود اعتراف کیا، میرا خیال ہے جسٹس منیر نے بھی کہیں بعد میں اعتراف کیا کہ یہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی. Am I right or not؟ تو کیا اس ماضی کے ان اعترافات سے، ان ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا؟ نہیں سیکھا تو پھر خدا نخواستہ میرے بھائی محمود خان صاحب اور دوسرے جو یہاں پر زوما بیٹھے ہیں، ان کی باتوں میں پھر بڑا وزن ہے کہ اگر آئین پاکستان کی اگر ہم توقیر نہیں کریں گے، کیونکہ اسی آئین نے ایک جوڑ رکھا ہے، ایک پرو رکھا ہے پورے پاکستان کے، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، کشمیری ہیں، سرائکی ہیں، بلتی ہیں، وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اسی آئین نے جوڑ رکھا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے الحمدللہ بہت اچھے کام کیے، وہاں پر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے، جہاں پر ہمارے چھوٹے صوبوں کے یہاں پر بہت ہی قابل احترام زعما نے جو
बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहाँ पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब अगर, और देखें, मैं जिस तरह हम अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, मैं बड़े अदब से, बहुत ही विद द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारें खाई और कुर्बानियाँ दी, मगर वो डटे रहे और उन्होंने मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्होंने खुद हासिल की है अपने ज़ोर बाजू पर कुर्बानियाँ देकर। लेकिन ये भी मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो एक ख़ास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के ख़िलाफ़, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। इससे भी मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम आपकी आज़ादी और आपके इज़हार राय के लिए, अपने इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। मीर शकील रहमान जेल में हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और वो दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हामिद मीर थे, शायद चले गए, और भी जिन्होंने अपना सच गोई के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उमर चीमा साहब, मैं तो उनको शायद कभी ज़िंदगी में एक आध बार ही मिला हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए, और उसमें काले कोट वालों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। कोई इससे इख्तलाफ करे, इत्तेफाक करे कि अदलिया की बहाली के उसके नताइज अल्टीमेटली क्या निकले, दैट इज अगेन अनदर चैप्टर टू बी स्टडीड डीपली। बट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुर्बानियां और जो जदोजहद काले कोट वालों ने अदलिया की बहाली के लिए दी थी, कि एक ऐसा ख्वाब था कि अब सही मानों में पाकिस्तान जो है वो इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा और इंसाफ हर एक की दहलीज पे मिलेगा। और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा साथ दिया, पूरी कुर्बानी दी, हर जगह शरीक रहे। खुद मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले तो अल्लाह के सहारे निकले थे, इसलिए कि उस जमाने में टेररिज्म जोरों पर था और कुछ पता नहीं था कि कहाँ धमाका हो जाएगा। और वो अपने खुदा के सहारे निकले, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने उसमें अपना हिस्सा डाला, और फिर वो वक्त आया कि अदलिया बहाल हुई। उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नताइज निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है। और आज मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी में जिनका ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अरशद मलिक का नाम लिया, इस तरह के भी जो लोग हैं, जो ब्लैक शीप हैं, जिससे कि इंसाफ और अदल को मैं समझता हूं कि इररेपरेबल नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो इस फोरम पर जो बात हुई है, इस
बात के हवाले से तमाम अकाबरीन ने यहाँ पर बात की, और मैं छोटे सूबों के हवाले से और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर चूंकि फासले बहुत अपने ज़्यादा हैं एक कस्बे से दूसरे कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो नेचुरली बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और रोटी और दाल और दवाई और खुशहाली और तरक्की के लिए वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और एनएफसी अवार्ड में जो पिछला एनएफसी अवार्ड हुआ जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में था और उसमें सारे सूबों ने मिलकर किया, मैं नॉट फॉर द शेक ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में उनको ज़रदारी साहब की पूरी सपोर्ट थी, उन ज़माने के फाइनेंस मिनिस्टर की। पंजाब ने पंजाब में जो भी थे फाइनेंशियल गैप्स बाकी सूबों के, पंजाब ने अपने ज़िम्मे लिए। इसलिए मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि पंजाब अपना साइज, अपना पॉपुलेशन में बड़ा भाई तो होगा, वसाइल के हवाले से बड़ा भाई तो होगा, लेकिन जब तक पंजाब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बराबर का भाई नहीं बनेगा, पाकिस्तान और कायद का असल जो मकसद पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमने पूरे वो जो गैप्स थे जो कि अपना उस एनएफसी को अचीव करने के लिए वो पंजाब ने अपने ज़िम्मे लिए, और बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर जो शेयर था वो 100% उस एनएफसी अवार्ड में बढ़ाया गया, जिसकी हमें बड़ी खुशी है। इसलिए कि अगर आप आज़ादी अपना इजहार की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं, अगर आप जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई है मईशत, लोगों का रोजगार, लोगों को उनको एम्पावर करना, उनको तालीम देना, उनको इलाज मुहैया करना, मुल्क को तरक्की के हवाले से हमकिनार करवाना, और चारों सूबों को मिलकर बराबर। ये नहीं हो सकता कि पंजाब अकेला आगे चले और बाकी सूबे पीछे रह जाएं। ये ना कायद आज़म का पाकिस्तान का ख्वाब था, ना इलामा इकबाल का था, और इससे पाकिस्तान को माजी में भी नुकसान पहुंचा और खुदा न खास्ता पहुंच सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हवाले से हमें अपना बहुत तहम्मुल से और अरक रेजी से इन मामलात के ऊपर बात करनी होगी। और जहाँ पर मैंने उन अजीम जजों का नाम लिया, वहाँ पर काजी फायज ईसा का नाम अगर नहीं लूँगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, और हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं करना, इसलिए कि जब भी मामला जुडिशरी पोलिटिसाइज हुई और दूसरे जो इदारे पोलिटिसाइज हुए, उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। इंसाफ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो तांगाबान है, चाहे वो एक अफसर है। और नैब के हवाले से इस हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं गवाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं, गवाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो केपीके में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नज़र से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वजीर आज़म जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है, जिन्होंने हर एक ने कुर्बानियां दी हैं, तमाम सूबों ने मिलकर। सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई, बंगाल जो हमसे अलहदा हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। तो इस आज के इन हालात में जब चारों तरफ मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है, और इस वक्त आप देखें महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है,
गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है, और आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात लंबी हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगर हमने सही मानों में इस पाकिस्तान को तवाना करना है, इस पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है और अक़वाम आलम में उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना है और एक बैगर नहीं चूजर बनना है, और जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ मैं नहीं कहूँगा, जो इतराज़ात हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं हमारे छोटे सूबों की, अगर हमने अपना पाकिस्तान को आगे लेके जाना तो उनको एड्रेस करना होगा और सही मानों में एक फेडरल यहाँ पर पाकिस्तान को उसको शक्ल देनी होगी, और हर लिहाज से जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा हर सूरत, तभी मोहब्बत और यगानगत और खुशदिली और प्यार वो बढ़ेगा। लोग आते जाते रहते हैं, आप यूरोप को देख लें कि कितने कई सौ साल वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। वो फ्रांस में वो गिलोटिन करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप, आए दिन लाखों करोड़ों लोग वहां पर मर गए, कई जंगें लड़ी, और आज वहां पर क्या है, वहां पर कॉमन मार्केट है, यूरोपियन यूनियन है। तो क्या हम अपने मुल्क के अंदर 4 सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को हम एक लड़ी में नहीं परो सकते? प्यार और मोहब्बत से, शफकत से अगर कोई मुझसे कोई सख्त बात करता है, अपना जायज़ गिला पेश करता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कहूँ यार आप बैठें, ठंडा गिलास का पानी पिएं, चाय पिएं, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आपकी अगर कोई जेन्युइन बात है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, आइंदा आएँ, मिलके इस मुल्क को इकट्ठा बनाएं। तो मेरा ईमान है कि आप देखेंगे कि बलूचिस्तान और KPK और सिंध और बाकी वो पंजाब से भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को बनाएंगे, लेकिन अगर हम उनको हकूक उनके सल्ब करेंगे और पाकिस्तान को हम समझेंगे कि भाई सिर्फ एक बड़ा सूबा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, आइन की रिस्पेक्ट, उसकी कदर मंजिलत के साथ ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं आखिर में ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, बार काउंसिल्स का एक मरतबा, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि एक ईमानदार, एक मेहनती, एक कॉम्पिटेंट, एक अबव बोर्ड, एक पॉलिटिकल मुनसिफ किस तरह उसका इंतखाब किया जाए। यकीनन पार्लियामान का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि माजी में पार्लियामान में भी जब आते थे तो बाज़ हवालों से अखबारात में, टीवी, बाज़ सवालिया निशान उठते थे। एक ऐसा सिक्के बंद वो आप, मैं समझता हूं कि आपसे ज़्यादा, काले कोटों वालों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तजुर्बा रखता कि हमें बताएं कि किस तरीके से कि एक, चाहे वो माची गोट हो, चाहे वो अपना सुराब गोट हो, चाहे वो किस्सा खानी बाजार हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो लाहौर हो, मुनसिफ जिसने इंसाफ देना है बगैर रंग के देखे, किसी इम्तियाज के, वो मुनसिफ किस तरह चुना जाएगा जो सही मुनसिफी करे। 100% तो कभी दुनिया में आप अचीव नहीं कर सकते, मगर 99% अगर आप 98%, 95% आप अचीव कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बरतानिया में आज आप चले जाएं, मैंने उस दिन भी बात की थी विंस्टन चर्चिल की, उसने कहा था कि क्या, सवाल पूछा कि क्या आप जंग जीत रहे हैं, उनका क्या हमारी अदलिया आज़ाद है, उनका व्हाट रेलेवेंस दिस हैज विद माय क्वेश्चन, उनका अगर अदलिया आज़ाद है तो फिर हम जंग जीतेंगे, यानी यहाँ तक कन्विक्शन और यहाँ तक अनवेवरिंग फेथ। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप इस हवाले से आप हमें दीजिएगा एहतसाब के ऊपर।
میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں. اور میں آئی وونٹ سے کہ اپنا انتقام کا پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نہ خواستہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں، تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں، ہم صرف زبانی کلامی نہیں، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد.